Hello students, I welcome you to this new chapter. This is chapter number 4 in your book. The title is A Shady Plot. The author is L.C. Brown. Now I'll tell you something about this lesson. A shady plot is a funny horror story. Now this is very contradictory. देखिए एक तरफ मैं कह रही हूँ funny और दूसरी तरफ horror story because ये है तो एक horror story पर थोड़ी अलग है. कैसे अलग है आगे चल के पढ़ते हैं. This story is about writers who write fictional ghost stories. तो ये आप इमेज भी देख सकते हैं. एक राइटर बैठा हुआ है जो कि अपनी मन घड़ंत अपने मन से सोच के कोई भी कहानी लिख रहा है भूतों के बारे में, घोस्ट्स के बारे में, और कैसे सच में उसकी जिंदगी में एक घोस्ट आ जाता है और कितनी फनी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उसके बारे में हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. Let us see the topics which we will cover in this lesson. First of all, we'll talk about the author L.C. Brown. Then we'll have a background of the chapter. After that will be the chapter and its explanation, followed by the summary and the question and answers. First of all, we'll talk about the author. She is L.C. Brown. She was born in the year 1870 in Oklahoma, which is in USA, and she died in the year 1965. L.C. Brown was an American writer. She wrote ghost stories. Mainly, the topic on which L.C. Brown wrote stories was of ghosts. ये भूतों के बारे में कहानियां लिखने में माहिर थीं. चलिए आगे चलते हैं. Now let us have a background of the chapter, A Shady Plot. As I told you, this is a humorous ghost story revolving around three characters, namely John Hallock, his wife Lavinia, and the ghost Helen. अब ये जो कहानी है ये एक हंसी मजाक वाली भूतों की कहानी है और इसके मेन थ्री कैरेक्टर्स हैं. वो हैं जॉन हैलॉक, उसकी वाइफ है लेविनिया और एक घोस्ट यानी कि भूत है जिसका नाम है हेलन. Lavinia suspects that her husband maintains a secret relationship with a girl and she sees him with her alone. तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जो जॉन हैलॉक की वाइफ है लेविनिया वो शक करती हैं अपने हस्बैंड पे. वो बहुत शक्की स्वभाव की औरत हैं. वो अपने हस्बैंड को किसी भी और लेडी के साथ, किसी भी और वुमन के साथ बात करता या उसकी तरफ देखता नहीं टॉलरेट कर सकती और इसीलिए वो उनको शक करती हैं कि उनके हस्बैंड का एक सीक्रेट रिलेशनशिप है. सीक्रेट रिलेशनशिप मीन्स जिसके बारे में किसी को पता ना हो. तो ऐसा रिलेशनशिप है जॉन का किसी एक लड़की के साथ. एक्चुअली वो उसे देखती नहीं है पर वो ऐसा सोचती हैं कि जब जॉन कमरे में बैठा हुआ है तो वो उस लड़की के साथ अकेला है. इसी बेसिस पर शी डिसाइड्स टू ब्रेक हर रिलेशनशिप विद हिम. Break her relationship. This means that she decides to end her marriage with John Hallock. Luckily, she comes to know from the ghost itself that it is helping him write a ghost story. तो इससे पहले कि वो अपना रिलेशनशिप तोड़ दें, उन्हें घोस्ट यानी कि भूत जो कि है हेलन, उसी से पता चल जाता है कि वो एक भूत है और वो जॉन की हेल्प कर रही है घोस्ट स्टोरीज लिखने में. सो शी रिकंसाइल्स विद हर हस्बैंड जॉन. तो ऐसी बात जब पता लगती है लाविनिया को कि हेलन एक भूत है और सच में कोई फीमेल नहीं है तो वो अपने हस्बैंड के साथ रिकंसाइल कर जाती हैं, यानी कि वो अपनी मैरिज को एंड नहीं करती. वो वापस चली जाती हैं अपने हस्बैंड के पास. वो रिटर्न कर जाती हैं जॉन हैलॉक के पास. Now let us see the chapter and its explanation. So I sat down to write a ghost story. तो यहाँ पे कौन बोल रहा है ये चीज? The narrator is John Hallock, who is the main character in the story. जॉन हैलॉक ये कह रहे हैं कि वो बैठ गए फिर से एक बार एक घोस्ट स्टोरी लिखने के लिए.
Jenkins was responsible. Now, who is Jenkins? This is a new character, Jenkins. We don't know anything about him. अभी आगे चल के हमें पता चलेगा, पर मैं आपको बता दूं, जेंकिंस है एक पब्लिशर. उसकी एक पब्लिशिंग कंपनी है और वो जॉन हैलॉक की जो घोस्ट स्टोरीज हैं उनको अपनी बुक्स में, अपनी मैगजीन्स में पब्लिश करते हैं. तो जॉन हैलॉक कहते हैं कि जेंकिंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए? जॉन हैलॉक जो फिर से बैठ गए एक बार स्टोरी लिखने के लिए, उसके लिए वो कहते हैं कि जो पब्लिशर है जेंकिंस वो रिस्पॉन्सिबल है. उसकी वजह से आज वो फिर से एक स्टोरी लिखने बैठ गए हैं. हैलॉक, he had said to me, give us another on the supernatural this time. तो यहां पर जॉन हैलॉक बता रहे हैं कि जेंकिंस ने उनको कहा था कि एक बार फिर से एक कहानी लिखो, एक और कहानी. another means another story. And he says that this time it should be on the supernatural. तो इस बारी का जो घोस्ट स्टोरी का टॉपिक है जेंकिंस देते हैं जॉन को, वो है सुपरनैचुरल पावर्स के बारे में. समथिंग टू गिव देम द हॉरर्स. यहां पे जो अपॉस्ट्रोफी EM है इसका मतलब है देम. तो यहां पर जेंकिंस जॉन को कह रहे हैं कि ऐसी स्टोरी लिखो जो रीडर्स को डरा दे बुरी तरह से. हॉरर्स देना मीन्स डराना. और फिर वो कहते हैं दैट्स व्हाट द पब्लिक वांट्स. पब्लिक यहां पर कहना चाह रहे हैं वो कि जो रीडर्स हैं उनकी स्टोरीज के, वो यही चाहते हैं कि इतनी ज्यादा डरावनी स्टोरी लिखी जाए कि वो बहुत बुरी तरह से डर जाएं. और फिर वो कहते हैं एंड योर घोस्ट्स आर लाइव प्रोपोजिशंस. लाइव प्रोपोजिशंस का मतलब है बिल्कुल लिविंग के बराबर है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि सच में वो ऐसे ही होंगे. लाइव प्रोपोजिशंस का मतलब है दे आर वेरी क्लोज टू रियल. तो जेंकिंस कहते हैं जॉन को कि तुम्हारी जो स्टोरीज में घोस्ट होते हैं, जो भूत होते हैं, वो इतने सच लगते हैं कि ऐसा लगता है मानो वो सच में मौजूद हैं आसपास. और इसीलिए तुम्हारी स्टोरीज पब्लिक को बहुत अच्छी लगती हैं और वो चाहते हैं कि तुम और ऐसी स्टोरीज लिखो. Let us go ahead. Well, I was in no position to contradict Jenkins. Contradict का मीनिंग है deny. तो यहां पर जॉन कहते हैं कि वो जेंकिंस को मना नहीं कर सकते थे. For as yet his magazine had been the only one to print my stuff. क्यों जॉन जेंकिंस को मना नहीं कर सकते थे? क्योंकि जेंकिंस की ही मैगजीन थी जो जॉन की स्टोरीज को प्रिंट करती थी. स्टफ यहां पर मतलब है जो घोस्ट स्टोरीज जॉन हैलॉक लिखते थे उसको वो कह रहे हैं स्टफ. और वो कह रहे हैं कि जेंकिंस की ही ऐसी कंपनी थी जो अपनी मैगजीन में जॉन की घोस्ट स्टोरीज को प्रिंट कर देती थी, इसलिए जॉन जेंकिंस को मना नहीं कर सकते थे. So I had said precisely in the deepest voice I was capable of and had gone out. तो जब फिर से एक बार जेंकिंस ने जॉन से एक नई घोस्ट स्टोरी की मांग की तो जॉन ने रिप्लाई किया प्रिसाइसली. प्रिसाइसली का मतलब उन्होंने अपना कंसेंट दिया. उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कहानी लिख दूंगा, पर बहुत ही गहरी आवाज में बोला. क्यों बोला गहरी आवाज में? क्योंकि उनको कुछ प्रॉब्लम थी. इससे ये इंडिकेशन हो रहा है जब उन्होंने डीपेस्ट वॉइस में ये चीज कही कि उनको एक घोस्ट स्टोरी लिखने में कुछ प्रॉब्लम थी, और बस इतना बोल के वो कमरे से बाहर चले गए. I hadn't the shade of an idea. Now here the shade of an idea it means कि मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था. But at the time that didn't worry me in the least. अब किस चीज का आइडिया नहीं था उनको जो वो कह रहे हैं I didn't have the shade of an idea. उनको एक न्यू स्टोरी के लिए,
एक न्यू घोस्ट स्टोरी के लिए कोई आइडिया नहीं था. ही वॉज विदाउट आइडियाज. पर उस समय उनको कोई परेशानी नहीं हुई. यू सी, आई हैड ऑफन बीन लाइक दैट बिफोर. I had often been like that before. It means कि जैसा अब उनको महसूस हो रहा था कि उन्हें कोई आइडिया नहीं था स्टोरी लिखने का, ऐसा उनके साथ पहले भी बहुत बार हो चुका है. And in the end, things had always come my way. पर एंड में क्या होता था? Things had always come my way. This means that finally, अंत में उन्हें एक आइडिया मिल ही जाता था. Always come my way. He was always able to write a ghost story. उनको कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाता था. I didn't in the least know how or why. तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि कैसे और क्यों उनको आइडिया मिल जाता था स्टोरी लिखने का. पर ऐसा होता था उनके साथ अक्सर कि शुरू में उनके पास कोई आइडिया नहीं होता था घोस्ट स्टोरी का, लेकिन एंड में उनको कोई ना कोई आइडिया मिल ही जाता था. चलिए आगे चलते हैं. इट हैड ऑल बीन रादर मिस्टीरियस. मिस्टीरियस मीन्स स्ट्रेंज. तो वो कह रहे हैं कि कैसे उनको एक आइडिया मिल जाता था एक न्यू घोस्ट स्टोरी का, वो उनके लिए भी एक मिस्ट्री है, यानी कि उनके लिए एक राज है जो कि उनको आज तक पता नहीं चला. यू अंडरस्टैंड, आई डिडंट स्पेशलाइज इन घोस्ट स्टोरीज, बट मोर और लेस दे सीम टू स्पेशलाइज इन मी. नाउ दिस इज वेरी फनी एंड जस्ट ट्राई एंड कॉन्सेंट्रेट व्हाट जॉन इज सेइंग. जॉन ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं नहीं स्पेशलाइज करता था घोस्ट स्टोरीज लिखने में, पर घोस्ट हैं जो वो स्पेशलाइज करते थे मुझ में, क्योंकि खुद ब खुद उनको आइडियाज आ जाते थे ऐसी घोस्ट स्टोरीज लिखने के. तो उनको ये फील होता था कि वो नहीं है जो अच्छी स्टोरीज लिख लेते हैं, पर शायद घोस्ट स्टोरीज ही ऐसी हैं जो कि खुद ब खुद उनके माइंड में आ जाती हैं. लेट्स रीड अहेड. अ घोस्ट स्टोरी हैड बीन द फर्स्ट फिक्शन आई हैड रिटन. फिक्शन मीन्स एक मन घड़ंत कहानी, जो सच्ची नहीं होती उसको हम कहते हैं फिक्शन स्टोरी. और वो कह रहे हैं कि एक भूतों की ही कहानी थी, पहली कहानी जो उन्होंने फिक्शन लिखी थी. क्यूरियस. क्यूरियस का अर्थ है ईगर टू नो. हाउ दैट आइडिया फॉर अ प्लॉट हैड कम टू मी आउट ऑफ नो वेयर after I had chased inspiration in vain for months. अब यहाँ पर जॉन हमें कह रहे हैं कि वो आज तक ये नहीं जान पाए कि कैसे उनको एक स्टोरी, प्लॉट हियर मीन्स स्टोरी, कैसे उनको एक कहानी का आइडिया आ गया नोवेयर में से, यानी कि बिल्कुल ही अचानक, ऑल ऑफ अ सडन उनको एक आइडिया मिल गया है घोस्ट स्टोरी का, जबकि उन्होंने बहुत देर, चेज्ड इंस्पिरेशन मीन्स वो बहुत देर से सोच रहे थे कोई आइडिया मिले, क्या लिखूं, लेकिन उनको कोई आइडिया नहीं मिल रहा था एक घोस्ट स्टोरी का. इन वेन. वेन का मतलब है नाकामयाब होना, यानी कि कोई चीज जो अनसक्सेसफुल होती है, या फिर कह लो फ्यूटाइल या फिर वेस्ट होना, उसको हम कहते हैं वेन. तो वो बहुत देर से एक कहानी का आइडिया सोच रहे थे, लेकिन उनको बिल्कुल कोई भी आइडिया नहीं मिलता था. वो नाकामयाब थे कोई भी स्टोरी का आइडिया सोचने के लिए, और आज तक उन्हें ये समझ नहीं आया था, उनके लिए ये एक मिस्ट्री थी, राज था कि कैसे अचानक से उनको एक कहानी सूझ गई. लेट्स रीड अहेड. Even now, whenever Jenkins wanted a ghost, he called on me. अब इसका मतलब ये है Jenkins wanted a ghost. It does not mean कि सच में Jenkins ये चाहता था कि कोई भूत आए उसके पास. Ghost का मतलब है एक ghost story.
तो जॉन कह रहे हैं कि जब भी जेंकिंस को कोई घोस्ट स्टोरी चाहिए होती थी वो जॉन को कांटेक्ट करते थे. एंड आई हैड नेवर फाउंड इट हेल्दी टू कॉन्ट्राडिक्ट जेंकिंस. तो जॉन ये कह रहे हैं कि उन्होंने कभी इस चीज को हेल्दी का मतलब वैसे तो होता है स्वास्थ्यवर्धक, कोई चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो, पर यहाँ पर इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में हेल्दी का मीनिंग ये है कि जॉन को कभी ये नहीं लगा था कि वो चीज उनके लिए अच्छी है. जॉन को कभी ये नहीं लगा था कि जेंकिंस को डिनाई करना, जेंकिंस को रिफ्यूज करना कि मैं एक स्टोरी नहीं लिखूंगा, जॉन को कभी अपने लिए अच्छा नहीं लगा था. कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब है रिफ्यूज करना या फिर अपोज करना. Jenkins always seemed to have an uncanny knowledge. Uncanny means strange. तो यहां पर जॉन कह रहे हैं कि जॉन को ऐसा लगता है कि जेंकिंस को हमेशा अचानक से पता चल जाता था. किस चीज के बारे में? As to when the landlord or the grocer was pestering me. Pestering means troubling me. And he dunned me for a ghost. दंड का मतलब है मेक परसिस्टेंट डिमांड या फिर फोर्स करना किसी को. तो जॉन ये कह रहे हैं कि हमेशा जेंकिंस को अचानक से ये पता चल जाता था कि कब मुझे पैसे चाहिए, लैंडलॉर्ड कब रेंट पे करने के लिए या फिर ग्रोसर यानी कि राशन वाला उसका बिल पे करना है, उसका बिल ड्यू है और वो उसे ट्रबल कर रहे हैं पैसों के लिए. जब भी जॉन को पैसों की जरूरत थी तो अचानक से जेंकिंस का कॉल आ जाता था और वो उसे फोर्स करता था एक नई घोस्ट स्टोरी लिखने के लिए. और यहां पर फिर से घोस्ट का मतलब है घोस्ट स्टोरी. तो जब जॉन की ऐसी सिचुएशन होती थी कि उसको पैसों की जरूरत होती थी, वो ट्रबल में होता था, तो जेंकिंस का उसको कॉल आता था और ना चाहते हुए भी वो उसको मना नहीं कर सकता था क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती थी. लेट्स रीड अहेड. एंड समहाउ का मतलब समथिंग विच यू ऑल्सो डोंट नो हाउ इट हैपन्स, समथिंग विच यू आर ऑल्सो अनअवेयर ऑफ. ऐसा कुछ होता था जॉन के साथ. समहाउ I would always been able to dig one up. Dig one up means to find something. किसी चीज को खोद कर बाहर निकालना. अब देखिए, खोदेंगे आप उस चीज को जो बहुत गहराइयों में दबी हुई है. तो जॉन ये कह रहे हैं कि उन्हें ऐसा लगता था कि वो अपने दिमाग की बड़ी गहराइयों में से, डीप विदिन में से कोई ना कोई एक कहानी को खोद कर बाहर निकाल ही लेते थे जेंकिंस के लिए. सो आई हैड बिगन टू गेट अ बिट कॉकी. कॉकी का मतलब है कॉन्फिडेंट इन अ बोल्ड वे. तो किस चीज के लिए जॉन कॉकी हो जाते थे? वो ये सोचते थे कि उनमें बहुत ज्यादा खासियत है, एक एबिलिटी है घोस्ट स्टोरीज लिखने की, और अपनी इस एबिलिटी पे, अपनी इस कैपेबिलिटी पे उन्हें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होने लग गया था. सो आई वेंट होम एंड सैट डाउन बिफोर माई डेस्क एंड sucked at the end of my pencil and waited, but nothing happened. तो यहां पर जॉन कह रहे हैं कि एक बार फिर से जब वो घर गए, वो बैठ गए अपने डेस्क पे. किस लिए? एक कहानी लिखने के लिए. और उन्होंने अपनी पेंसिल को मुंह में डाल लिया और वो क्या कर रहे थे? वो सोच रहे थे और वो वेट कर रहे थे एक न्यू आइडिया के लिए, एक न्यू स्टोरी के लिए. और वो इंतजार कर रहे थे पर कुछ नहीं हुआ. नथिंग हैपेंड का मतलब है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं मिला. चलिए आगे देखते हैं फिर क्या हुआ. Pretty soon my mind began to wander. Wander means to move slowly away from a fixed point or place. तो क्या हुआ? वो एक स्टोरी के लिए सोच रहे थे
पर कोई आइडिया नहीं आ रहा था। तो धीरे धीरे क्या होता है, जब आप पढ़ भी रहे होते हैं कुछ, तो आपके साथ ऐसे होता है, कुछ देर तक आप सोचते हैं पढ़ाई के बारे में, पर जब आप लीस्ट इंटरेस्टेड हो जाते हैं तो क्या होता है, आप नई नई चीजों के बारे में सोचने लग जाते हैं। मे बी जो चीजें आपको ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती हैं, किसी को भूख लगने लग जाएगी, किसी को प्यास लगने लग जाएगी, किसी को टीवी याद आ जाएगा। ऐसे ही जॉन के साथ भी हुआ। एकदम से उनका माइंड स्टोरी से हटकर इधर उधर की बातें सोचने लग गया। His mind began to wander off on other things, decidedly unghostly and material things. तो वो कह रहे हैं कि वो जो चीजें थी जिनके बारे में वो सोचने लग गए थे, वो अनघोस्टली थी, वो भूतों के बारे में नहीं थी, वो मटीरियल थिंग्स थी। मटीरियल का मतलब यहाँ पे है कोई चीज जो लिविंग होती है। अब घोस्ट तो मरे हुए हैं, पर उनका माइंड जो वॉन्डर करता था वो उन चीजों के बारे में जो लिविंग हैं, जो उनके आसपास मौजूद हैं, ऐसी चीजों के बारे में वो सोचने लग जाते थे। सच एज माई वाइफ्स शॉपिंग। तो एक जो चीज उनको बहुत परेशान करती थी और जिसका ख्याल उनके दिमाग में आने लग जाता था, वो था उनकी वाइफ लिविनिया की शॉपिंग की आदत। एंड how on earth I was going to cure her of her alarming tendency. अब ये जो सेंटेंस है, जॉन कहते हैं how on earth was I going to cure her. किसी को अगर कोई बीमारी होती है, कोई डिजीज होता है, तो उसको जब हम ठीक करते हैं, उसका कोई इलाज करते हैं, उसे हम कहते हैं क्योर। तो यहां पर जॉन कह रहे हैं कि कोई ऐसा आइडिया मुझे मिलता, कोई ऐसा नुस्खा मुझे मिलता जिससे मैं अपनी वाइफ का इलाज कर पाता, उसकी इस अलार्मिंग टेंडेंसी। अलार्मिंग टेंडेंसी मीन्स चौंका देने वाली उसकी ये आदत थी। टेंडेंसी का मतलब है कोई इंक्लिनेशन टुवर्ड्स अ टाइप ऑफ बिहेवियर। यहां पर वो रेफर कर रहे हैं टेंडेंसी से लेविनिया की शॉपिंग करने की आदत को। तो जॉन ये बता रहे हैं कि उनकी वाइफ को बहुत ज्यादा शौक था शॉपिंग का, और वो ये सोचने लग गए कि कैसे वो उनका इलाज करें, उनको ठीक करें और उनको हटाएं उनकी इस बीमारी से, शॉपिंग करने की बीमारी से। और उनको ये आदत थी टू टेक एवरी न्यू फैड। फैड का मतलब कोई भी नया फैशन या ट्रेंड जो चलता था, उसको लेविनिया फटाफट से अडॉप्ट कर लेती थी। दैट केम अलोंग एंड वर्क इट टू डेथ। वर्क इट टू डेथ मीन्स इतना ज्यादा किसी चीज को कर लेना कि समझो वो चीज खत्म ही हो गई, खत्म कर देना। दैट मीन्स टू वर्क इट टू डेथ। तो बेसिकली यहां पर जॉन ये बता रहे हैं कि किस चीज के बारे में वो सोचने लग गए। वो सोचने लग गए लेविनिया की शॉपिंग की आदत के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा थी, एक बीमारी की तरह थी। और लेविनिया हर एक नई चीज को खरीदती थी, परखती थी, उसको इस्तेमाल करती थी और इतना ज्यादा उस चीज में डूब जाती थी, इतना ज्यादा उसको यूज करती थी, जब तक उस चीज को वो खत्म नहीं कर देती थी अच्छे से। और इस चीज से जॉन बहुत परेशान थे और वो ये सोच रहे थे कैसे वो लेविनिया को इस आदत से हटाएं। बट आई रियलाइज्ड दैट वुड नेवर गेट मी एनी प्लेस। तो सोचते सोचते जॉन को ये रियलाइजेशन हुई, वो इस मुकाम पर पहुंच गए कि वो कभी इस चीज का कोई इलाज नहीं कर सकते। सो आई वेंट बैक टू स्टेयरिंग एट द सीलिंग। और फिर वो एक बार फिर से आई वेंट बैक, फिर से वापस चले गए किस चीज पर, कहानी सोचने पर। और वो छत की तरफ, सीलिंग का मतलब होता है छत, द अपर इंटीरियर सरफेस ऑफ द रूम। तो एक बार फिर से वो एक नई कहानी की आइडिया के लिए छत की तरफ घूरने लग गए। स्टेयरिंग मीन्स घूरना। लेट्स गो अहेड। This writing business is delightful, isn't it? Delightful का मतलब कोई चीज जो आपको बहुत ज्यादा खुशी दे, something which is very charming. I said sarcastically, someone or something that is a sneering remark.
इट मीन्स कि आप जो चीज बोल रहे हैं आपका मतलब उसका ऑपोजिट है, तब आप कोई चीज सार्कास्टिकली कहते हैं। तो यहां पर सार्काज्म क्या है? जॉन कहते हैं दिस राइटिंग बिजनेस इज डिलाइटफुल। इट मीन्स इस बात का, वाक्य का वैसे अर्थ है कि जॉन को ये राइटिंग बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल में जॉन की हालत बहुत बुरी है। उन्हें कोई आइडिया नहीं मिल रहा है स्टोरी का, और वो बहुत मजबूरी में बैठे हुए हैं एक घोस्ट स्टोरी लिखने के लिए, क्योंकि उनको पैसों की जरूरत है। यहां पर अब थोड़ा पीछे से पढ़ते हैं। आई सेड सार्कास्टिकली एट लास्ट आउट लाउड टू। तो इतने ज्यादा तंग आ गए थे जॉन कि वो जोर से अपने आप से ही बातें करने लग गए थे। यू सी आई हैड रीच्ड द स्टेज ऑफ इम्बेसिलिटी व्हेन आई वॉज टॉकिंग टू माई सेल्फ। इम्बेसिलिटी मतलब है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ पागलपन, जब कोई इंसान अपने आप से ही बातें करने लग जाता है। तो जॉन ये कह रहे हैं कि वो सॉर्ट ऑफ पागल हो गए थे, क्योंकि उन्हें कोई स्टोरी का आइडिया नहीं मिल रहा था और वो बहुत परेशान थे। तो जो वो बात अपने आप से कहते हैं उसका उनको जवाब मिलता है। यस सेड अ वॉइस एट द अदर एंड ऑफ द रूम, आई शुड से इट इज। अब जो बात जॉन ने अपने आप से की थी उसका उनको कोई जवाब देता है। कोई एक आवाज है जो कि कमरे के दूसरे एंड से आती है और वो कहती कि हाँ, राइटिंग बिजनेस सच में बहुत डिलाइटफुल है, बहुत अच्छा है। अब एकदम से अचानक से एक आवाज सुनी जॉन ने, आई एडमिट आई जम्प्ड। तो एकदम से उनका जो रिएक्शन था एक अननोन वॉइस सुनकर, वो था कि वो छलांग मार देते हैं अपनी कुर्सी से। और फिर देन आई लुक्ड अराउंड, वो अपने आसपास देखते हैं कि कौन है जो कि बोल पड़ा। इट वॉज ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट का मतलब होता है जब आधा दिन और आधी रात, कह लीजिए जब शाम का समय होता है, विजिबिलिटी भी कम हो जाती है, उस टाइम को हम ट्वाइलाइट कह सकते हैं। बाय दिस टाइम एंड आई हैड फॉरगॉटन टू टर्न ऑन द लैम्प। तो यहां पर अब जॉन जो है वो रूम का जो सीन है उसे डिस्क्राइब कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कमरे में बहुत डिमनेस थी, अंधेरा सा था, और उन्होंने अपना लैंप भी ऑन नहीं किया था। द अदर एंड ऑफ द रूम वॉज फुल ऑफ शैडोज एंड फर्नीचर। तो जो अदर एंड है कमरे का जहां से आवाज आई थी, उसमें शैडोज थी। किस चीज की? फर्नीचर की। आई सैट स्टेयरिंग एट इट। तो वो एकदम से उस दिशा में घूरने लग गए। एंड प्रेजेंटली नोटिस्ड समथिंग जस्ट टेकिंग शेप। तो जॉन ने क्या देखा कि एक आकार बन रहा है कमरे में। एकदम से कोई एक चीज है जो शेप ले रही है धीरे धीरे। It was exactly like watching one of these moving picture cartoons being put together. तो कैसा अनुभव हुआ जॉन को जब उन्होंने देखा कि कोई चीज एकदम से आकार ले रही है। उन्हें ऐसा लगा जैसे हम कोई टीवी में पिक्चर देखते हैं कार्टून्स की, और उसमें दिखाते हैं ना एक एक करके उसके हिस्से जुड़ रहे हैं कार्टून के और एक पूरा चित्र बन गया। ऐसा कुछ फील हुआ जॉन को। तो वो बता रहे हैं कि कैसे वो चीज ने शेप लिया। वो कहते हैं फर्स्ट एन आर्म केम आउट। एकदम से सबसे पहले उसका एक हाथ बाहर आया। देन अ बिट ऑफ स्लीव ऑफ अ स्टिफ व्हाइट शर्ट वेस्ट। शर्ट वेस्ट क्या होती है? एक फॉर्मल शर्ट जो लेडीज पहनती हैं ऑफिस में, उसको शर्ट वेस्ट कहते हैं। देन अ लेग, फिर उसकी टांगे आई, और एक प्लेड स्कर्ट। प्लेड क्या है? एक डिजाइन है स्कर्ट का जो कि उस शेप ने पहना हुआ था, अ प्लेड स्कर्ट। Until at last there she was complete, whoever she was. Now here John tells us that gradually, slowly, something took shape in the other end of the room. And he has told us that how it came up
Finally, he could make out it was she. That means it was a female. And it became complete, but he did not know who she was. She was a stranger to John.